ना सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस हमारे देश में हैं। हर साल लगभग 30,000 नए डॉक्टर्स यहाँ से पढ़कर निकलते हैं। लेकिन इस चकाचौंध वाले आंकड़े के ठीक पीछे ना एक और आंकड़ा छिपा हुआ है। हाँ, आंकड़े तो सच में बहुत अलग तस्वीर दिखाते हैं। मतलब एक तरफ हम मेडिकल टूरिज्म का ग्लोबल हब बन रहे हैं। बिल्कुल। और इस पैराडॉक्स पर गहरी चर्चा शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। अगर आप लोग जो इस डीप डाइव को सुन रहे हैं उन्हें ऐसी इन डेप्थ लर्निंग और स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज पसंद है तो यूट्यूब पर आईए ज़ेन चैनल जरूर चेक करें। वहां ऐसी काफी इंसाइटफुल चीजें मिलती हैं। तो हाँ, मैं कह रहा था कि 30,000 नए डॉक्टर्स हर साल बन रहे हैं, पर दूसरी तरफ हर साल 20 लाख लोग सिर्फ मच्छर के काटने से यानी मलेरिया से बीमार पड़ते हैं। और टीबी का भी तो वही हाल है। आजादी के बाद से आज तक हर साल लगभग 5 लाख लोग टीबी जैसी बीमारी से अपनी जान गंवा देते हैं। एग्जैक्टली एक तरफ दुनिया भर से लोग यहाँ इलाज के लिए आते हैं और दूसरी तरफ हमारे पास लोगों को पिलाने के लिए साफ पानी तक नहीं है। आज इस डीप डाइव में हमारा मिशन यही समझना है कि क्या सिर्फ बड़ी बिल्डिंग्स और अस्पताल बनाने से देश स्वस्थ हो जाता है, या फिर एक हेल्दी सोसाइटी बनाने के पीछे की कहानी कुछ और ही है। क्योंकि देखिए, जब हम हेल्थ की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? एक डॉक्टर, दवाइयों का पर्चा या कोई बड़ा सा मॉडर्न अस्पताल। हाँ। और हमने ना हेल्थ को सिर्फ बीमारी या चोट के ना होने तक लिमिट कर दिया है। सही बात है, पर हेल्थ का जो कंसेप्चुअल दायरा है वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। अगर किसी को साफ पानी मिल रहा है, एनवायरनमेंट पोल्यूशन फ्री है और न्यूट्रिशियस खाना मिल रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली हेल्दी रहेगा। और मेंटल पीस भी तो इसमें आती है ना। बिल्कुल आती है। अगर किसी सोसाइटी में लोग लगातार डरे हुए हैं या बहुत स्ट्रेस में हैं, तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वो एक स्वस्थ समाज नहीं है। हेल्थ एक होलिस्टिक चीज है। तो इस नई डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भले ही कितना बड़ा हो, पर जो अंडरलाइंग फैक्टर्स हैं वो गायब हैं, जिसे हमारे आज के सोर्सेज ने द ग्रेट इंडियन हेल्थ केयर पैराडॉक्स कहा है। हाँ, ये पैराडॉक्स बहुत क्लियर दिखता है जब आप डेटा देखते हैं। हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े फार्मा प्रोड्यूसर हैं। 1950 में जहां देश में लगभग 2700 सरकारी अस्पताल थे, 2017 आते आते वो 23,000 से ज्यादा हो गए हैं। 23,000 से ज्यादा, वाओ। हाँ, पर फिर भी 21% कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे डायरिया या हेपेटाइटिस सिर्फ गंदे पानी की वजह से हो रही हैं, और देश के आधे बच्चे मैलनरिश्ड हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि जब हमारे पास पैसा है, इतने डॉक्टर्स हैं, तो बेसिक हाइजीन पर हम फेल क्यों हो रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि किसी के पास दुनिया का सबसे एडवांस स्मार्टफोन हो, पर उसे चार्ज करने के लिए घर में बिजली ना हो। ये बहुत बढ़िया एनालॉजी दिया आपने। और इसका कारण ये है कि हम रिसोर्सेज तो बना रहे हैं, पर उनका डिस्ट्रीब्यूशन और हमारा फोकस बिल्कुल गलत जगह पर है। ये सिर्फ रिसोर्सेज की कमी का इशू नहीं है, ये एक्चुअली प्रायोरिटीज का इशू है। प्रायोरिटीज मतलब आप खुद सोचिए, हमारे ज्यादातर डॉक्टर्स कहाँ प्रैक्टिस करना पसंद करते हैं? शहरों में, बड़े अस्पतालों में। रूरल एरियाज में आज भी डॉक्टर्स की भारी कमी है। हाँ, गांव से लोगों को शहर आना पड़ता है छोटे इलाज के लिए भी। एग्जैक्टली सिस्टम प्रिवेंटिव केयर पर खर्च करने के बजाय, यानी लोग बीमार पड़े ही ना, उसके बजाय बीमार पड़ने के बाद महंगे इलाज पर फोकस कर रहा है। लेकिन इस पैराडॉक्स का जमीन पर एक आम इंसान पर क्या असर पड़ता है? इसके लिए हमारे सोर्सेज में 2 केस स्टडीज हैं, अमन और रंजन की। दोनों दोस्तों को वायरल बुखार होता है, लेकिन उनका मेडिकल सिस्टम के साथ एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है। हाँ, ये केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इन बड़े बड़े मैक्रो लेवल डेटा को ना थोड़ा ह्यूमनाइज करती है। हम रंजन से शुरू करते हैं, जो अपर मिडिल क्लास से हैं। राइट। रंजन के पेरेंट्स उसे शहर के एक बहुत प्रीमियम प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ का एनवायरनमेंट किसी 5 स्टार होटल जैसा है। सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा है, सब कुछ स्पॉटलेस है। हाँ, पर उसकी कीमत भी तो वैसी होगी। बिल्कुल। डॉक्टर के पास जाने से पहले ही सिर्फ रिसेप्शन पर 500 रुपये चार्ज हो जाते हैं। कंसल्टेशन के बाद डॉक्टर उसे कई सारे एक्सपेंसिव ब्लड टेस्ट्स लिख देते हैं। ब्लड निकालने वाला स्टाफ भी बहुत फ्रेंडली है, जोक सुना रहा है, पर रिजल्ट आने पर पता चलता है कि सिर्फ एक नॉर्मल वायरल फीवर है। बस नॉर्मल फीवर। हाँ, फिर भी उसे कई सारी फैंसी दवाइयाँ, अलग अलग पिंक एंड वाइट पिल्स और एक महंगा सिरप पकड़ा दिया जाता है। लेकिन देखिए, अगर स्ट्रिक्टली प्रैक्टिकली सोचें तो इसमें गलत क्या है? अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो उसे फास्ट सर्विस और क्लीन एनवायरनमेंट मिल रहा है। सरफेस लेवल पर ये ठीक लगता है, पर इसमें मेडिकल एथिक्स और इकोनॉमिक्स का एक बड़ा प्रॉब्लम छिपा है।
प्राइवेट हॉस्पिटल्स बेसिकली प्रॉफिट मार्जिन से ड्राइव होते हैं। इस प्रॉफिट मोटिव की वजह से ओवर प्रिस्क्रिप्शन होता है। जहां सस्ती जेनेरिक दवा से काम चल सकता था, वहां उन्होंने महंगी दवाइयां और टेस्ट्स प्रिस्क्राइब किए। जिसे सुपरफ्लुअस ट्रीटमेंट कहते हैं। हाँ बिल्कुल, उन्हें आपसे प्रॉफिट निकालना है। जब हेल्थ केयर पूरा बिजनेस बन जाता है तो हेल्थ सेकेंडरी हो जाती है। पॉइंट तो वैलिड है। बाय द वे, अमन की स्टोरी पर आने से पहले एक छोटी सी चीज, अगर ऐसे कॉन्सेप्ट्स और सिस्टम के लूप होल्स को थॉरोली समझना हो तो आईएएस गेन पर मैं रेगुलरली डिटेल वीडियोस और नोट्स शेयर करता हूं जो ऐसी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में बहुत हेल्प करते हैं, तो जरूर चेक कीजिए। अच्छा, अब अमन की बात करते हैं, जो इस पूरे सिस्टम का दूसरा एक्सट्रीम एंड है। अमन एक लोअर इनकम फैमिली से आता है। हाँ, उसके पिता उसे बड़े सरकारी अस्पताल ले जाते हैं जहां ओपीडी काउंटर पर लोगों की ऐसी भीड़ है जैसे कोई मेला लगा हो। अमन बेचारा बीमार था पर उसे घंटों लाइन में वेट करना पड़ा। और जब डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट लिखा तो वहां एक और लंबी लाइन थी। और सबसे शॉकिंग बात, उस टेस्ट का रिजल्ट आने में 3 दिन लग गए। सही कहा, लेकिन यहीं से वो दुष्चक्र या विशिष्ट साइकिल शुरू होती है। एक आम इंसान इस एग्जॉस्टिंग सिस्टम को देखकर प्राइवेट की तरफ ही भागेगा ना। बिल्कुल भागेगा। और आंकड़े डराते हैं कि देश की सिर्फ 20% आबादी ही बिना किसी फाइनेंशियल स्ट्रेस के दवाइयां खरीद सकती है। 40% लोगों को तो अस्पताल में भर्ती होने पर उधार लेना पड़ता है या जमीन बेचनी पड़ती है। एग्जैक्टली। और इससे एक लूप बन जाता है। जो गरीब परिवार हैं, उन्हें पहले ही गंदे पानी और मैल न्यूट्रिशन की वजह से ज्यादा बीमार पड़ना पड़ता है। जब वो बीमार पड़ते हैं तो पब्लिक हेल्थ सिस्टम की हालत देखकर प्राइवेट क्लिनिक जाते हैं। और वहां का लंबा चौड़ा बिल उन्हें डेट में डाल देता है। हाँ, जिससे वो और गरीब हो जाते हैं, उनका न्यूट्रिशन और गिरता है और वो फिर बीमार पड़ते हैं। ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें लाखों लोग हमेशा के लिए फंस जाते हैं। इस पर अक्सर मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स एक सवाल उठाते हैं। वो पूछते हैं कि जब सरकारी अस्पताल में 3 दिन रिजल्ट नहीं आते और इमरजेंसी में प्राइवेट ही भागना पड़ता है, तो सरकार हमसे टैक्स क्यों ले रही है? ये फ्रस्ट्रेशन अपनी जगह नेचुरल है, पर हमें पब्लिक हेल्थ को थोड़ा मैक्रो लेवल पर देखना होगा। पब्लिक हेल्थ सिस्टम सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये एक पूरी चेन है। गांव की हेल्थ वर्कर्स से लेकर पीएचसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स तक की चेन, राइट? हाँ, टैक्स का पैसा इन सबको एक नेटवर्क में जोड़े रखता है। अगर आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड नहीं करेंगे तो एपिडेमियोलॉजी कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। एपिडेमियोलॉजी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। इसका मतलब बीमारियां फैलने से रोकने का जो मैकेनिज्म है वो टूट जाएगा। बिल्कुल टूट जाएगा। डेंगू या मलेरिया को आप प्राइवेटली हैंडल नहीं कर सकते। एक प्राइवेट अस्पताल आपका इलाज कर देगा, पर वो जाके आपकी कॉलोनी में मच्छर मारने की दवाई स्प्रे नहीं करेगा। सही बात है। मच्छर ये देखकर थोड़ी काटेंगे कि बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं। वही तो, पब्लिक हेल्थ का काम मास इम्यूनाइजेशन, एपिडेमिक्स कंट्रोल करना है। तो टैक्स देना सिर्फ दूसरों पे एहसान नहीं है, ये आपके खुद के सर्वाइव करने का बायोलॉजिकल इंश्योरेंस है। ये पर्सपेक्टिव वाकई नया है। और संविधान का आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ भी तो यही कहता है। अगर सरकार इमरजेंसी केयर या क्लीन एनवायरनमेंट नहीं दे पा रही तो वो लीगली फेल हो रही है। पर सवाल वही है कि इस सिस्टम को ठीक कैसे करें। हमारे रिसोर्सेज ने 2 ऐसे क्लियर मॉडल्स दिए हैं जिन्हें स्केल अप किया जा सकता है। एक अपना केरला का मॉडल है और दूसरा कोस्टारिका का। इन दोनों ने सिर्फ अस्पताल बनाने पे फोकस नहीं किया, बल्कि गवर्नेंस को रीडिफाइन किया। केरला का 1996 वाला मॉडल ना, उन्होंने अपने स्टेट बजट का 40% हिस्सा सीधे लोकल पंचायतों को दे दिया था। उन्होंने गांव वालों को तय करने दिया कि उन्हें क्या चाहिए। रिजल्ट ये रहा कि गांव वालों ने सबसे पहले पीने के पानी और आंगनबाड़ी को ठीक किया। डिसेंट्रलाइजेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है ये तो ऐसा हुआ जैसे हेलीकॉप्टर से इंस्ट्रक्शन देने के बजाय गाड़ी की स्टीयरिंग उसी को दे दो जो रोड पर गाड़ी चला रहा है। उसे खड्डे और ट्रैफिक ज्यादा अच्छे से पता है। बिल्कुल सही एग्जाम्पल है ये। कैपिटल में बैठे ऑफिसर को लगता है बड़ा अस्पताल चाहिए, पर गांव वालों को पता है कि बीमारी उस तालाब के गंदे पानी से आ रही है। अकाउंटेबिलिटी लोकल लेवल पर ज्यादा अच्छी होती है। और कोस्टा रिका का मॉडल तो और भी हैरान करने वाला है। हाँ, उन्होंने तो देश में आर्मी ही नहीं रखने का फैसला किया। हाँ, उन्होंने अपना पूरा डिफेंस बजट सीधा पब्लिक हेल्थ, यूनिवर्सल सेफ ड्रिंकिंग वाटर और एजुकेशन में पंप कर दिया। उनका प्रिवेंटिव अप्रोच इतना स्ट्रॉन्ग था कि लोग बीमार ही पड़ना कम हो गए। देखिए, इंडिया में आर्मी हटाना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, हमारे बॉर्डर्स बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। पर लेसन ये है कि रिसोर्स रीएलोकेशन कैसे किया जाए। हेल्थ सिर्फ एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है। सैनिटेशन, हाउसिंग और एजुकेशन सबको मिलकर काम करना होगा। सही एनालिसिस है। हेल्थ केयर को सिर्फ एक क्यूरेटिव चीज की तरह देखना पॉलिसी की सबसे बड़ी गलती है। ट्रू हेल्थ इनइक्वालिटी दूर करने में है।
अगर सोसाइटी गरीबों और अमीरों के लिए अलग-अलग हेल्थ सिस्टम बनाएगी तो पूरा फ्रेमवर्क वीक हो जाएगा। तो आज की चर्चा से एक चीज बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। आप कितने भी डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर लें, जब तक आबादी ऐसे एनवायरनमेंट में रह रही है जो बीमारी को ब्रीड करती है, अस्पताल के बेड्स हमेशा कम ही पड़ेंगे। एकदम सही कहा। और अगर हम इस लॉजिक को आगे बढ़ाएं तो हेल्थ, पानी, हवा और घर के हालात से जुड़ी है, तो हर पॉलिसी इनडायरेक्टली हेल्थ को इफेक्ट करती है। यही इस डीप ड्राइव का सबसे बड़ा टेक अवे है। क्या हम ये कह सकते हैं कि सरकार की हर एक पॉलिसी इनडायरेक्टली एक हेल्थ पॉलिसी ही है? बिल्कुल कह सकते हैं। चाहे हाईवे बने या कोई फैक्ट्री लगे, उसका असर आखिर में हमारी सेहत पर ही होना है। तो अगली बार जब आप अपने आसपास कोई नया कंस्ट्रक्शन या प्रोजेक्ट देखें, तो सोचें कि क्या अगले 10 सालों में ये हमारी हवा और पानी को साफ रखेगा। क्योंकि हेल्थ का रियल फाउंडेशन अस्पतालों में नहीं, बल्कि हमारी सोसाइटी के स्ट्रक्चर में है। आज के इस डीप ड्राइव में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको पब्लिक हेल्थ को एक नए आयाम से देखने में मदद मिली होगी। और हाँ, ऐसी ही इन डेप्थ डिस्कशंस और स्मार्ट कंटेंट के लिए YouTube पर ISN चैनल को एक्सप्लोर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले डीप ड्राइव में।